वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसमें आज हम 24 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं प्लीज़ इसको देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी किस में है, ठीक है। तो बात हो रही है सेंसस 2011 के डेटा की। चूंकि अभी नया डेटा आया नहीं है तो हम इसको ही फॉलो कर रहे हैं और अभी एग्जाम के लिए हमारा यही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से देखेंगे तो जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा जो राष्ट्रीय पॉपुलेशन डेंसिटी का आंकड़ा था वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का था। वहीं देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हम देखें यहाँ पे तो दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी थी 11,320 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं ये। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। अगला देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे जिन स्टेट्स के अंतर्गत ये विधानसभा के अलावा विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ पे राज्यसभा के सिमिलर जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में से जो जिन स्टेट जैसे भारत के 6 राज्यों में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, तो यहाँ पे मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है उस स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों यानी कि दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर देश में लगानी है, वित्तीय आपात, तो उससे संबंधित जो हमारा प्रोक्लेमेशन होगा अगर वो इशू किया जाता है अनुच्छेद 360 में, तो उसको जो है दोनों हाउसेस से उद्घोषणा होने के 2 महीने के भीतर यहाँ पे जो है पास कराना आवश्यक है। अदरवाइज ये जो प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा वो उसके बाद ऑपरेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे संविधान का जो 18वां भाग है इमरजेंसी वाला, तो इससे संबंधित सारे प्रावधान जो हैं प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल इमरजेंसी है 352, फिर जो स्टेट में राष्ट्रपति का शासन लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356, 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगला देखिए, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो इंडस वैली के सिविलाइजेशंस हैं तो उसमें देखेंगे जो ये कालीबंगा है ये हमारा वर्तमान राजस्थान में है स्थित, ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में कितने और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जाती हैं तो उसमें प्रावधान क्या है कि ग्रामीण इलाकों में अगर 500 लोग हैं, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र जो है में इससे ज़्यादा की आबादी अगर सड़क से वंचित है तो 500 से कम है तो नहीं बनेगी, 500 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे उन बस्तियों को सड़क के माध्यम से, जो ऑल वेदर रोड हो यानी कि कभी भी बरसात जाड़ा गर्मी है ना, तो ऐसे पक्की रोड से इनको जोड़ा जाता है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा 500 लोगों का है, ठीक है। अगला देखिए, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, फोक पेंटिंग जो है ये की जाती है स्टेट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नाम ड्रोलिंग मठ जो है, एक सेकंड ये थोड़ा आगे आ गया, हाँ, नाम ड्रोलिंग मठ के बारे में हम लोग देख रहे थे कि ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जैसे मोस्टली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है ये काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है, कि कौन सी मोनेस्ट्री कहाँ पे है, तो उसी क्रम में देखेंगे तो नाम ड्रोलिंग मठ एक है जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटक में है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में इतने लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया है, ये गलत है, कर्नाटक में है ये। चलिए अगला देखेंगे, इसमें है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय या फिर सेवा क्षेत्र, देखिए ये कैटेगरी पूछी जा रही है कि अगर आपको जो है आपका कोई ये है बिजनेस या फिर सर्विस सेक्टर है तो इसके तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत जो है वो कितनी है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हमारा जो है इसमें
अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ये स्वीकृत राशि की जो है एक लिमिट सेट की गई है। तो अगर बिजनेस या फिर सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए एडमिसिबल है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें है कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो बात करें संपत्ति का जो अधिकार है, पहले ये अनुच्छेद 19 में हुआ करता था। ठीक है, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट होता था, परंतु जो है अमेंडमेंट 1 करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है यानी कि लीगल राइट है। ठीक है, तो ये आपका जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी के सब मौलिक अधिकार हैं। तो एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको संपत्ति का अधिकार हटा करके एक लीगल अधिकार जो है बनाया गया था। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? ठीक है, तो हमारा साउदर्न इंडिया में देखेंगे एक डांस है जो कि किया जाता है कि सिर के ऊपर ये जो कलश होता है पूजा पाठ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, मिट्टी का एक बना हुआ कलश जैसा नहीं वो, तो उसको अपने सिर पे रख के बैलेंस बनाते हुए ताकि वो गिरे नहीं, इसको डांस करते हैं। ठीक है, तो इस डांस का नाम है हमारा कारागट्टम, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे स्वराज पार्टी का गठन किया गया था आपका जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास, है ना, इन दोनों के द्वारा जनवरी 1923 में। ठीक, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? ठीक है, तो ये प्रावधान है हमारा किया गया है 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसके पहले क्या होता था कि ऐसे अनगिनत संख्या में मंत्री बना दिए जाते थे तो पावर का बहुत मिस यूज़ होता था। ठीक है, तो उसके बाद ये 91st अमेंडमेंट में इसको लिमिट कर दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपका लोकसभा के 100 सदस्य हैं तो 100 का 15%। ठीक है, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। ठीक, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, ये सही है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ए देखेंगे तो ये राइट टू एजुकेशन हमको प्रदान करता है। अब यहाँ पे ये बताइए कि 21 ए जो है इसको किस अमेंडमेंट से संविधान में ऐड किया गया है? फिर देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड स्टेट जो है लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट तो ये है हमारा राजस्थान, फिर आता है तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और हमारे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है चौथी। ठीक है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो इसका एरिया है। साइमन कमीशन इनमें से किस वर्ष में भारत में भेजा गया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन जो आया था 1928 में। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि इसके आगमन का जो है काफ़ी विरोध हुआ, लाला लाजपत राय वगैरह जो है इन्होंने काफ़ी विरोध किया और यहीं पे जो है मुठभेड़ में उनकी लाठी वगैरह लग गई थी तो उनकी फिर मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको पता होने चाहिए, ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखेंगे, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो हमारा एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है ना। पहले प्लानिंग कमीशन एक हुआ करता था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन का ही एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है बनाया गया नीति आयोग। इसको स्टैब्लिश किया गया वर्ष 2015 में, 1 जनवरी 2015 इसकी जो डेट है इसको याद रखिएगा, इसके गठन की जो है तिथि है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्तूप जो सांची में बनाया गया है मध्य प्रदेश में, ये बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने इनमें से किस ड्यूरेशन के दौरान जो है शासन किया है? ठीक, तो अकबर के बाद जो है जहांगीर आते हैं और जहांगीर के बाद शाहजहां। तो शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 से 1658 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो औरंगजेब का टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक, जो कि 1707 ईस्वी तक चलता है। अगला है, याओ
सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याओ सांग फेस्टिवल जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में मनाते हैं, डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट शब्द जो है जोड़ा गया, ठीक। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनको ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है इसमें, ऑप्शन ए। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का कितने महीने की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री का पद जो है गंवा देता है। तो हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई थी जो है कि मान लीजिए कोई सरकार बनती है, ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मान लीजिए केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, तो अगर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, ठीक, तो उसको मंत्री बनने से विदिन 6 मंथ, ठीक है, उन दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप पानी आवश्यक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका मंत्री का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवधि है हमारी कौन सी, 6 महीने। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ तो यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर्स रहे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखें, पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपए का संबंध किस वर्ष में समाप्त किया गया, ठीक है। तो पाउंड स्टर्लिंग बेसिकली जो है कहाँ यूज़ होती है, यूके के एरिया में, है ना, ब्रिटिशर्स की जो अपनी करेंसी थी, और इंडियन रुपीज़ है, ठीक। तो चूंकि हम इनके कॉलोनी थे तो वर्ष 1975 तक जो है हमारे पाउंड स्टर्लिंग और इंडियन रुपीज़ के बीच में जो है कुछ इंटरनल रिलेशंस रहे थे एक्सचेंज को लेकर, ठीक है। और देखेंगे तो 1975 में अब हमारा जो है पाउंड स्टर्लिंग के साथ किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये जो है महाराष्ट्र के जो ईस्ट मुंबई का एरिया है वहाँ पर स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और देखेंगे तो ये जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत का जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। जो कंटेनर्स वगैरह ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है ना सी रूट से, तो कंटेनर पोर्ट है लार्जेस्ट इंडिया का। और इसी का दूसरा एक नाम है नाहवा शेवा, है ना, इसको ये भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि इनमें से क्या है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, फसलों का जो है स्थानांतरित कृषि, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इसमें इसको जाना जाता है झूमिंग के नाम से, झूम कल्टीवेशन, ठीक है। ये 3 जो ऑप्शन है ये किस राज्य में बोले जाते हैं ये हमको जरा बताइए कॉमेंट करके। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे टाइटल्स अडॉप्ट किया इन्होंने ये महाराजाधिराज की, ठीक है। और ये टाइटल अडॉप्ट करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अगला है कि निम्न में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जूट में, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब इनमें से जो हमारे टेनिस के टूर्नामेंट हैं सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता कौन सा है ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए 2 तरीके के बेसिकली, पहले तो ये समझिए 4 हमारे जो है मेजर कहलाते हैं टेनिस के टूर्नामेंट, जो सबसे बड़े इवेंट होते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, आपका विंबलडन है जो कि लंदन में होता है, और यूएस ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो ये दोनों हैं ये सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। और वहीं फ्रेंच ओपन की बात करें और ये हमारा विंबलडन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेले जाते हैं, जो ग्राउंड होता है ना। तो इस प्रश्न में हम ए ऑप्शन को चुन लेंगे, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा आपने पढ़ा होगा कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे गुजर रही है पृथ्वी पे से। तो भारत के देखेंगे तो ये कुछ राज्यों में से होकर जाती है, जिनमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मिजोरम है, ठीक है। फिर आपका क्या है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक,
इधर देखेंगे तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। ठीक है, तो इतने राज्यों को हमने देख लिया। नागालैंड से जो है ये नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? ठीक है, तो बॉक्साइट मिनरल का अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, मिनरल डेटा हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो से आप देख लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस के जितने भी डेटा हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, ऑप्शन बी। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी एज ए कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ पे जो है तीसरे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा ये करेक्ट है। अगला देखिए, जोग जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वाटरफॉल्स भी हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, तो इनको भी पढ़ना आपको बेहद ज़रूरी है। जोग वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये जो है कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शरावती नदी पे, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसको कभी कभी गैरसोप्पा वाटरफॉल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कर्नाटक था नहीं, तो हम ये जो है ई वाला ऑप्शन को चुन लेंगे। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1919 के बीच में, तो उनमें लगभग जो है 70,000 मारे गए सैनिकों के, जो ब्रिटिश इंडियन सैनिक थे, उनकी स्मृति में जो है इसको बनवाया गया। और उनमें से बहुतों के नाम इस पे जो है आपको लिखे हुए मिलेंगे। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वर्ष 1921 में। ठीक है, डिज़ाइन किया था इसको एडविन लुटियंस ने, और ये कंप्लीट हुआ था 1931 में। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स जो है ध्यान रखिए। अगला देखिए, खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम से केवल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? ठीक है, तो खो खो का एक गेम होता है जो ऐसे देखा होगा आपने, खेला जाता है। ठीक, ऐसे उठने बैठने और भागने का एक क्रम होता है। ठीक है, तो इसमें हर टीम में जो है 12 खिलाड़ियों से मिलकर एक टीम बनाई जाती है, परंतु खेलते समय जो है क्या है, इसमें 9 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं इनके, तो इसका मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं शामिल होती हैं? ठीक है, तो विश्व स्तर की 5 ऐसी मुद्राएं हैं जिनके समूह के द्वारा यहाँ पे SDR का जो है वैल्यू बेस होता है। तो इन 5 अगर हम करेंसीज की बात करें तो इसमें शामिल होता है US डॉलर जो होता है वो होता है। ठीक है, फिर चाइनीज़ जो रनमिनबी होती है इनकी करेंसी वो होती है, जापानीज़ येन होता है। ठीक है, फिर ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग होता है, और एक और रह गया यूरो। हाँ, ठीक है, जो यूरो होता है ये होता है। तो 5 से मिलकर SDR ब्रैकेट बास्केट जो बनती है ये होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन को हम चुनेंगे यहाँ से। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है? ठीक है, तो एक क्लासिकल सिंगर हैं जो कि हमारा इसके जो क्लासिकल म्यूजिक ध्रुपद से संबंधित है उससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर इनके नेटिव स्टेट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप पढ़ते होंगे जब, तो 19 के ऐसे कुछ सब क्लॉजेज है, 19A है ना, 19B है ना। तो 19D की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि समस्त भारतीय क्षेत्र जो इंडिया की पूरी टेरिटरी है ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, तो क्या है कि समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आगमन का जो अधिकार, आवागमन का अधिकार है, वो सिर्फ मनुष्यों के संदर्भ में यहाँ बात किया गया है और किसी चीज़ के संदर्भ में नहीं। जैसे माल का आवाजाही है तो उससे उसका संबंध इससे नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें। निम्न में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो जो पर्ल्स और मोती के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, तो पर्ल्स किससे मिलकर बनी होती है? जो प्राइमरी इसका संघटक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, ऑप्शन डी।
अगला देखेंगे कि महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र में, इसमें देखेंगे तो ये हमारा बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध रिलीजन से संबंधित है। यहाँ पे जो चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो एशियन गेम्स सबसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुए न्यू दिल्ली में 1951 में, ऑप्शन बी। ये बताइए कि एशियन गेम्स जो हैं किस वर्ष से खेले जाने स्टार्ट हुए थे। अगला देखें, विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष में आया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे आरबीआई क्या है, ठीक है, तो जितना भी फॉरेक्स रिजर्व्स होता है ना, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन करेंसीज हैं, तो इन सब का मैनेजमेंट जो किया जाना है, तो इसके लीगल प्रोविज़न हमारा किस में दिया है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो किस वर्ष में बना था, 1934 में, इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, जितने विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन है इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि यही एक जो पेरेंट एक्ट है जिसके द्वारा देखेंगे तो आरबीआई का भी स्थापना किया गया था 1935 में। ठीक है, और जिसके इसी आरबीआई एक्ट के ही सेकंड शेड्यूल में जो हमारे ये अनुसूचित बैंक होते हैं ये इसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 से संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो अभी कुछ वर्ष पूर्व देखेंगे तो इबोला डिजीज जो है, जो कि एक काफ़ी प्राण घातक बीमारी होती है, तो अफ्रीका के रीजन में फैली थी काफ़ी। ठीक है, तो इसको जो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका, ये वायरस से होती है, यानी कि विषाणु से। जैसे कोरोना है तो कोरोना वायरस से हुआ ना, तो इबोला भी एक हमारा वायरल डिजीज है, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो किया जाता था, अब इसका प्रकाशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का बंद हो गया है, क्योंकि इसमें कई सारी इरेगुलरिटीज़ वगैरह थी, उसके डिटेल प्रोविजन आप पढ़ लीजिएगा। और इसको प्रकाशित किया जाता था विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 के लिए टोटल 29 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये दिया गया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बच्चे हैं, इनकी लिस्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा, ठीक है, ये देख लीजिए, सारे नाम लोकसभा के ही हैं, या फिर लोअर हाउस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अस्थायी यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो लोकसभा का चुनाव होने के जो है बाद यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बाद में जो है जब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तब इनका जो पद है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम सही कथन की बात करें तो सिर्फ इसमें से एक कथन सही है कि इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लोकसभा के मेंबर जितने होते हैं उनमें से ही। और यूजुअली एक कन्वेंशन है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, या जो कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा बार चुन के आए हुए सदस्य हैं, उनको ही प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। इनका काम क्या होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उनको ये शपथ दिलवाई जाती है और नए लोकसभा स्पीकर के चुने जाने तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसको हम चुनेंगे, और इनसे संबंधित जो और फैक्ट्स हैं उसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।